कहाँ गायब रहते? लिखो लिखो सेमी कंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सर आवाज बहुत कम आ रहा है। आवाज बैटरी चेंज करना पड़ेगा लग रहा है। हेलो, जी। एक मिनट रुको। अभी ठीक है? हाँ ठीक है सर। हाँ ठीक। सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। ठीक है, देखो अब उसके पहले हमने पढ़ा था कि स्टार्टिंग जो चैप्टर हुआ था 12th में, उसमें मेटल से या कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा था। ठीक है, तो कुछ और ऐसे एलिमेंट्स है जिनसे करंट फ्लो हो सकता है एट हायर टेम्परेचर, या फिर उसमें कुछ डोपिंग करते हैं, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो रूम टेम्परेचर पे भी करंट फ्लो हो सकता है इजीली। तो लिखना, on the basis of on the basis of conductivity on the basis of conductivity materials are divided into on the basis of conductivity materials are divided into materials are divided into three category. Materials are divided into three category. Divided into three category. Number one, metal. Metals, also called conductors. Also called conductors. Also called conductors. लिखना है इसमें। जी सर। Metals have very metals have very low resistivity. Metals have very low resistivity. Very low resistivity. और high conductivity. मेटल्स का जो रेसिस्टिविटी होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसके चलते रेजिस्टेंस बहुत कम आता है। ठीक है, तो इनका जो रेसिस्टिविटी है या फिर जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी कंडक्टिविटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिग्मा का जो वैल्यू होता है वो अबाउट 10⁻⁸ से 10⁻² के बीच में होता है। ये कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी का वैल्यू बहुत ही ज्यादा होता है, 10⁻² से 10⁻8 इसके बीच में होता है। ठीक है, दूसरा आता है सेमी कंडक्टर्स, जिसके बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे। लिखना, लेकिन semiconductors have intermediate semiconductors have intermediate resistivity और conductivity।
सेमीकंडक्टर्स हैव इंटरमीडिएट रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। ठीक है, इनका ना ज्यादा रेसिस्टिविटी होता है और ना ज्यादा कंडक्टिविटी होता है, मिडिल में एग्जिस्ट करते हैं। तो जो सिग्मा की वैल्यू है इसके लिए, सिग्मा बिलोंग करता है 10⁻⁻6 से 10⁻5 तक। थर्ड आता है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स और इंसुलेटर भी लिख सकते हो, या फिर मेटल्स को कंडक्टर बोलते हैं। एक सेमी कंडक्टर है, एक इंसुलेटर है, और इनको नॉन कंडक्टर भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें एनर्जी का क्योंकि इसमें जो रेसिस्टेंस होता है वो इतना ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जिसके चलते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता करता। वेरी हाई रेसिस्टिविटी और वेरी लो कंडक्टिविटी। रेसिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि कंडक्टिविटी बहुत ही लो होता है। कंडक्टिविटी का जो रेंज होता है सिग्मा, वो अबाउट बिलोंग करता है 10⁻⁻19 से 10⁻⁻11। बहुत ही कम होता है इसका कंडक्टिविटी, सबसे कम कंडक्टिविटी इसका, फिर सेमीकंडक्टर का, और सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होता है मेटल्स का। इसलिए मेटल गुड कंडक्टर्स है, सेमीकंडक्टर जो है वो इंटरमीडिएट कंडक्टर है, और इंसुलेटर जो होते हैं वो नॉन कंडक्टर होते हैं या फिर बैड कंडक्टर होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। तब हम बात करेंगे एलिमेंट्स की, ये सेमीकंडक्टर्स के। देखना, सेमीकंडक्टर्स सेमीकंडक्टर्स पहले हेडिंग लिख देना, फिर लिखना सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स exist in elemental form, semiconductors exist in elemental form, or 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 in form of compound. Semiconductor exist in elemental form, in form of compound. form or in form of compound. तो सेमीकंडक्टर जो है वो एलिमेंट भी हो सकता है या फिर कंपाउंड भी हो सकता है। यानी फर्दर सेमीकंडक्टर को हम अगर डिवाइड करते हैं तो या तो ये एलिमेंट हो सकता है, एलिमेंट मतलब एक कंपोजिशन होगा, सिंगल कंपोजिशन, प्योर एलिमेंट, या फिर कंपाउंड। ठीक है, तो अगर पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो
पीरियोडिक टेबल में एक जिगजैग पाथ होता है और उसमें उससे रिलेटेड एक अलग से उसमें इंडिकेट करा गया होगा। उस पाथ के अलोंग आसपास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबके सब सेमीकंडक्टर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल मिल सकते हो सिलिकॉन, इधर इधर का जो एग्जांपल है सिलिकॉन, सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम, सिलिकॉन एक एलिमेंट है, जर्मेनियम एक एलिमेंट है। और अगर कंपाउंड की बात करोगे तो कंपाउंड में एक से ज्यादा एलिमेंट होगा। जब भी कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता। और कंपाउंड के भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, या फिर ऑर्गेनिक पॉलीमर होता है। तो अगर बात करें कंपाउंड की, तो जैसे अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करोगे तो इसका कुछ एग्जांपल है। जैसे जो भी इधर जिगजैग पाथ पे जो मिलता है पीरियोडिक टेबल में, उन्हीं दो में से किसी को मिक्स करके हम किसी और के साथ मिक्स करके, कितना हल्ला कर रहा है यार, हम कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे CDS है, CDS कैडमियम, CD से होता है कैडमियम और S से होता है सल्फर। इन दोनों को मिक्स कराते हैं तो यहाँ से एक कंपाउंड बनता है और ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है। या फिर गैलियम आर्सेनिक, गैलियम और आर्सेनिक का कंपाउंड बनाओगे तो ये भी बिहेव करता है एज ए सेमीकंडक्टर। ऐसे बहुत सारे कंडक्टर्स हो सकते हैं जिसको हम दो या दो से अधिक एलिमेंट मिला करके बनाए। तो ये तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अगर एग्जांपल्स देखोगे तो इसमें आता है एंथ्रासीन, एंथ्रासीन ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो बिहेव करता है एज सेमीकंडक्टर। और या फिर हमारे पास ऑर्गेनिक पॉलीमर जो होते हैं कुछ, वो भी बिहेव करते हैं एज सेमीकंडक्टर। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स का एक एग्जांपल लिख सकते हो पोली एनिलीन, पोली पोली एनिलीन। पोली एनिलीन एक ऐसा पॉलीमर है जो बिहेव करता है जैसे सेमीकंडक्टर्स। जी सर, हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करेंगे एनर्जी बैंड्स। जो एनर्जी बैंड होता है, अब थोड़ा इंटरनली इसमें घुस के देखेंगे कि जो भी हमारे ये कंपाउंड है या फिर सेमीकंडक्टर जो भी है उसमें क्या हो रहा है, तो लिखना एनर्जी बैंड्स। लिखो एनर्जी बैंड का डेफिनेशन लिखो। एनर्जी बैंड is combination of energy band
is combination of continuous energy level, combination of continuous energy levels of electrons of electrons from an element crystal. Energy band is a combination of energy levels of electrons from an element crystal. ठीक है, देखो इसमें होता क्या, जैसे केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा बोर मॉडल हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स के लिए हमने बोर मॉडल पढ़ते हैं। तो जब भी हम बोर मॉडल पढ़ते हैं ना, बोर मॉडल में जो भी एटम लेते हैं उसको आइसोलेट करके रखते हैं, ठीक है ना। आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम के बारे में हम पढ़ते हैं, और जब आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम के बारे में पढ़ोगे तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका एक अपना एनर्जी लेवल होता है, ठीक है। क्योंकि वो जैसे वहां से हम एनर्जी प्लॉट करते हैं तो एक लाइन दिखता है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन को उठाया और उसके अकॉर्डिंग अगर एनर्जी लेवल प्लॉट करेंगे तो एक लाइन दिखेगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसके अकॉर्डिंग अगर एनर्जी लेवल प्लॉट करेंगे तो एक लाइन दिखेगा। तो आइसोलेटेड केस में जब भी एटम आइसोलेट करके रखा हुआ है, एक सिंगल एटम है आइसोलेट करके रखा हुआ, किसी और से उसका इंटरेक्शन नहीं हो रहा, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका अपना एक एनर्जी लेवल होता है, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 एनर्जी लेवल, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 एनर्जी लेवल। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्शन में आते हैं तो इंटरेक्शन करने के लिए कम से कम 2 एटम होना चाहिए। मतलब एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से इंटरेक्ट करते हैं तो उनका एनर्जी लेवल क्या होता है, एक लाइन नहीं दिखता है, वो एक बैंड में चेंज हो जाता है। जैसे एक एटम यहाँ पे था, कोई प्लस न्यूक्लियस है और उसके अराउंड ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, दूसरा एक एटम इधर है और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। अब होता है क्या कि जब ये दोनों आइसोलेटेड है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी कुछ अपनी एनर्जी होगी तो उससे एनर्जी लेवल प्लॉट होगा। जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसका कुछ अपना एनर्जी लेवल है, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन जैसे जैसे ये क्लोज आते हैं, ये एटम और ये एटम एक दूसरे क्लोज आएगा, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं। इंटरेक्शन मतलब समझ में आता है, दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, फोर्स लगाना शुरू कर देंगे, मे बी ग्रेविटेशनल फोर्स, मे बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मे बी मैग्नेटिक फोर्स। तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाना शुरू करते हैं। अब जब इंटरेक्ट करना शुरू करेंगे तो इनका एनर्जी जो है वो एनर्जी या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा, क्योंकि एक दूसरे से एनर्जी या तो रिसीव कर सकता है या फिर दूसरे को एनर्जी दे सकता है। तो उस केस में क्या होता है ना कि जो ये एक लाइन दिख रहा था, ये लाइन मे बी ऊपर जा सकता है या मे बी नीचे जा सकता है। वैसे इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मे बी ऊपर जा सकती है, क्योंकि मे बी इसने यहाँ से एनर्जी लिया होगा या फिर एनर्जी दिया होगा। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है ना, एक प्रॉपर गैप बनता है और उसी गैप के अंदर सारे एनर्जी लेवल प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि ये तो बात कर रहे हैं हमने किसने, 2 इलेक्ट्रॉन 2 एटम के बारे में, कि 2 एटम को अगर पास ला रहे हैं तो क्या होगा कि एक का एनर्जी बढ़ा, जैसे ये इसका इनिशियल था, ये भी इसका इनिशियल था, तो अगर इन दोनों को पास लाए, इन दोनों को पास लाए तो मे बी एक का एनर्जी बढ़ेगा तो इसका एनर्जी क्या होगा, घटेगा। ये इनिशियल वाला था जो कि चला गया। अब ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, हमने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है और बहुत सारे एटम्स को ऐसे पास लाए, एन एटम को पास लाए। तो एन एटम्स जब इंटरेक्ट करेंगे तो उसके चलते में भी किसी की एनर्जी बढ़ सकती है, किसी की एनर्जी घट सकती है, किसी का बढ़ सकता है, किसी का घट सकता है। सिमिलर विल हैपन हियर, किसी का बढ़ सकता है, किसी का घट सकता है। तो बहुत सारे एनर्जी लेवल्स ऐसे जनरेट होते हैं, ठीक है ना। जब एटम क्लोज आते हैं तो इंटरेक्शन शुरू होता है और उस इंटरेक्शन के चलते किसी किसी इलेक्ट्रॉन
कोई कोई जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी गेन करता है, कोई कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी एनर्जी कम कर लेता है। तो अब वहां से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो जो आइसोलेटेड का सिचुएशन था वैसा सिनेरियो नहीं आएगा। अब ऐसा सिनेरियो आएगा कि किसी इलेक्ट्रॉन का कुछ एनर्जी होगा, किसी इलेक्ट्रॉन का कुछ एनर्जी होगा, लेकिन अब एनर्जी इतना ज्यादा नहीं हो जाएगा कि बहुत लार्ज डिफरेंस हो। लार्ज डिफरेंस नहीं होता है, उसकी जो रेंज है वो पर्टिकुलर वैल्यू से ऊपर और नीचे जा सकती है, और दो मैक्सिमम वैल्यू है और कुछ मिनिमम वैल्यू है। बाकी सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी एनर्जी इसी बैंड में प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये एक तरीके से है क्या, ये एक एनर्जी लेवल है, ये एक एनर्जी लेवल है, ये एक एनर्जी लेवल है। ये सारे एनर्जी लेवल को जब हम कंटिन्यूअसली अरेंज कर देते हैं तो वो बनता है एनर्जी बैंड। ठीक है, और एनर्जी बैंड हमेशा क्रिस्टल के लिए डिफाइंड है, किसी आइसोलेटेड एटम के लिए डिफाइंड नहीं है। क्रिस्टल क्यों बोलना है, क्योंकि जैसे कोई भी क्रिस्टल लोगे तो उसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं, बहुत सारे एटम्स है, तो बहुत सारे एटम्स है तो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होंगे, और एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तभी जाके किसी का एनर्जी बढ़ेगा, किसी का एनर्जी घटेगा, और उसके चलते जब एनर्जी लेवल निकाल निकाल के उसको अरेंज करेंगे तो उसके चलते बैंड का फॉर्मेशन होगा। बैंड हमेशा क्रिस्टल के लिए डिफाइंड होता है, कभी भी आइसोलेटेड एटम के लिए डिफाइंड नहीं होता, क्योंकि आइसोलेटेड के जो कोई भी एटम निकालोगे उसका एक डेफिनेट एनर्जी होगा और उसको एनर्जी लेवल बोलते हैं। ठीक है, तो लिखना। अब देखो जब इंटरेक्शन करते हैं ना, जब दो एटम क्लोज आते हैं तो सबसे ज्यादा इंटरेक्शन किसका होगा, जब दो एटम क्लोज आएंगे तो सबसे ज्यादा कौन से इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन करेंगे, वैलेंस। आउटर ऑर्बिट वाले। जो भी इलेक्ट्रॉन्स सबसे बाहर के ऑर्बिट में है वो सबसे ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसके जस्ट पीछे वाला जो ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका थोड़ा कम होगा, उसके पीछे उनका थोड़ा सा कम होगा, मे बी न्यूक्लियस तक जाते जाते इंटरेक्शन खत्म हो जाए। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होते हैं इंटरेक्शन के चलते वो होते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन्स। आ रही बात समझ में। अब जो एनर्जी बैंड है ना, एनर्जी बैंड भी दो तरीके के होते हैं। दो तरीके क्यों, क्योंकि देखो जैसे ये न्यूक्लियस है और चारों तरफ इसके इलेक्ट्रॉन्स है, ये घूम रहे हैं, तो सबसे जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन से होंगे, बाहर वाले। सबसे ज्यादा जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है क्या कौन से हैं, बाहर वाले। तो अगर इसको एनर्जी मिलती है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन सा छूट के जाएगा, बाहर वाला। अगर इस एटम को एनर्जी दोगे तो सबसे पहले कौन यहां से रिलीज होगा, सबसे किसकी बाहर पॉसिबिलिटी ज्यादा है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की। तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन यहां से जम करके बाहर चला गया। ठीक है, जैसे ही यहां से छूटा ये बाउंडेड नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन अगर यहां से छूट गया तो अनबाउंडेड हो गया, और अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रीली कहीं भी घूम सकता है। अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन को जरूरी नहीं है कि इस ऑर्बिट में घूमे, अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन कहीं भी फ्रीली घूम सकता है, और इसी के चलते क्या होता है, इसी के चलते इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह तुम कंडक्ट करवा सकते हो। तो देखो ये जो आउटर ऑर्बिट है, आउटर ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, वैलेंस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, आउटर ऑर्बिट में क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और यहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, जंप करके कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। आ रही बात समझ में। जी। तो जो भी बैंड है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और उसको थोड़ा सा एनर्जी दोगे तो वो चला जाएगा कंडक्शन बैंड में, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया तो क्या होता है, कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन की। कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो जाता है। आ रही बात समझ में। जी सर। तो एनर्जी बैंड, एनर्जी है, एनर्जी बैंड कैसे है, जब बहुत सारे एटम्स होंगे इसके आसपास। तो अब आउटर इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन इसको निकालोगे तो इसका कुछ एनर्जी आएगा, इसको कुछ निकालोगे तो इसका कुछ एनर्जी आएगा, लेकिन ये एक पर्टिकुलर रेंज में होगा, एंड दैट पर्टिकुलर रेंज रिप्रेजेंट्स अ बैंड, और उस बैंड को हम क्या बोलेंगे, वैलेंस बैंड बोलेंगे। वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर एक एनर्जी लेवल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड बोलते हैं, और उसी कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो अवेलेबल होता है कंडक्शन के लिए, और एक बार कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गया तो फिर करंट एक जगह से दूसरी जगह इजीली फ्लो हो सकता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इजीली, अगर इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड है
मतलब अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में है, बाकी या फिर बाकी के इनर जो सेल है, इनर जो ऑर्बिट है उसमें अवेलेबल है, तो फिर कंडक्शन नहीं होता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि जो नॉन कंडक्टिंग डिवाइसेस है उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स होता है, लेकिन वो न्यूक्लियस से बाउंडेड होता है, और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन से कभी भी करंट फ्लो नहीं होता। उसको बाहर निकालने के लिए, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, जिसके चलते क्या होता है, जिसके चलते डेफिनेटली। करंट फ्लो नहीं हो पाता है। ठीक है ना। जी सर। चलो लिखना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ देयर आर टू टाइप्स ऑफ देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड्स there are two types of energy bands. जी सर। There are two types of energy band. Number one, valence band, and number two, conduction band. ठीक है, जी सर। लिखना इसमें वैलेंस बैंड में लिखेंगे लिखो, it is formed by it is formed by it is formed by energy levels of it is formed by energy levels of जी सर। energy levels of valence electron valence electron जी सर। ठीक है। हम्म, नेक्स्ट लिखना कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड सर। लिखना एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड एनर्जी बैंड just above valence band, energy band just above valence band, valence band is called conduction band, is called conduction band, is called conduction band.